तो लास्ट हमने हाउ नॉट टू लूज मनी किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था टाइम टू टाइम आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपरली ट्रैक करते रहिए, टाइम टू टाइम अपने म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स का एनएवी एंड ऑल चेक करते रहिए, तो आपको पता लगता रहेगा कि भाई आपके इन्वेस्टमेंट्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंगली व्हेन यू फील लाइक कि कोई इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा रिटर्न नहीं दे रहा, बट यू हैव वेज एंड चांसेस टू इंक्रीज योर रिटर्न्स, आप दूसरे इन्वेस्टमेंट की तरफ इजिली स्विच ओवर कर सकते हैं। So by doing these activities, children, at least you would not lose your money as such. So आज का जो हमारा टॉपिक है that is basically tax planning. अब बच्चों जब हम टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं तो कुछ लोग इसको थोड़ा सा गलत मान लेते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू राइट द हेडिंग हाउ टू पे लेस टैक्स। ना यहां पे तीन बातें आती हैं हाउ टू पे लेस टैक्स में। पहली बात आती है कि हम अपने इनकम को थोड़ा सा अवॉइड करें। कहने का मतलब हम अपनी इनकम गवर्नमेंट को बताएं ही ना, जो कि एकदम गलत है, चोरी है, ये काम नहीं करना चाहिए। दिस इज नोन एज चिल्ड्रन टैक्स अवॉइडेंस। वन शुडंट डू दिस। देन कुछ लोग इसी अवॉइडेंस को जब भयंकर काम से करते हैं तो उसे बोलते हैं टैक्स एवेजन। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, आप अपनी इनकम पे तीन तरह से कम टैक्स दे सकते हैं। पहला तरीका टैक्स प्लानिंग चिल्ड्रन, दूसरा तरीका टैक्स अवॉइडेंस, और तीसरा तरीका और गलत तरीका दैट इज टैक्स एवेजन। अब बच्चे कहेंगे सर तीनों में फर्क क्या होता है? बेसिकली तीनों में फर्क कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। टैक्स प्लानिंग इज सेविंग टैक्स बाय फॉलोइंग द गवर्नमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आप लिख सकते हैं टैक्स प्लानिंग इज सेविंग द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। पीपल आर अर्ज्ड टू राइट दिस, saving the payment of income tax by using the various laws and schemes or exemptions provided by the government। इसे बोलते हैं टैक्स प्लानिंग बेसिकली। तो पहले टैक्स प्लानिंग पढ़ते हैं जिसका मेन हमारा टॉपिक है आज का, और फिर मैं आपको टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन भी बताऊंगा लोग कैसे करते हैं। सो इतनी बात सब लोग लिख लें वेरी क्विकली। तो चिल्ड्रन एज एवरीबडी नोस कि इंडिया में एज पर इनकम टैक्स एक्ट इनकम्स के 5 क्लासिफिकेशंस होते हैं। फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जब आप किसी को अपना घर रहने के लिए देते हैं किराए पे। थर्ड इज व्हाट इज नोन एज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स चिल्ड्रन। आई होप सो हाउस प्रॉपर्टी शब्द का मतलब क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूज नहीं है इससे। अगर आपने अपनी बिल्डिंग किसी ऑफिस को किराए पे दी, दैट इज नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दी है तभी वो हाउस प्रॉपर्टी है। देन इट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, देन इट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और जो इनकम्स इन चारों के अंदर नहीं आती चिल्ड्रन, वो आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। जब इन सारी इनकम से कोई भी एक इंसान पैसा कमा लेता है, सबको एक साथ जोड़ा जाता है, एंड वी कॉल इट एज जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम बेसिकली। और इस ग्रॉस टोटल इनकम में जिन चीजों पे टैक्स नहीं देना आपको, दे आर एग्जेम्पशंस, आप उन्हें लेस कर देंगे, एंड अल्टीमेटली आ जाती है व्हाट इज नोन एज चिल्ड्रन योर टैक्सेबल इनकम। एक इंडिविजुअल इंसान 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक अगर अपनी इनकम पे कोई भी पैसा अर्न कर रहा है 2.5 लाख रुपए के अंदर बच्चों, तो उसे एक्चुअली कोई भी टैक्स नहीं देना होता। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक के ब्रैकेट पे आप जितना पैसा कमाएंगे
इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 5% का, बट देयर इज अ स्पेशल डिस्काउंट चिल्ड्रन अंडर सेक्शन 87। इस पे टैक्स बनता है 12,500 रुपए का। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक ही है, आई रिपीट 5 लाख रुपए तक ही है, तो आपको रियलिटी में छूट मिल जाती है और कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं जो 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, मिस्टर वाई हैं जो 4,90,000 रुपीज कमा रहे हैं, और मिस्टर जेड हैं चिल्ड्रन, ये कमा रहे हैं 5,10,000 रुपए। सुनाई पड़ी सबको बात? तो मिस्टर एक्स और वाई के लिए कैलकुलेशन क्या होगा, बी अटेंटिव। पहले एक्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। 0 से 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं बचो, 2.5 लाख से 5 लाख पे कितना टैक्स लगेगा, 5%, जो कि आएगा 12,500 रुपए। क्योंकि इसकी इनकम 5 लाख तक ही है, तो इस सेक्शन का पूरा बेनिफिट इसको मिलेगा और गवर्नमेंट इसे छूट दे देगी और कोई भी टैक्स इसे भारत सरकार को नहीं देना है। सुनाई पड़ गई बात? मिस्टर वाई की बात करते हैं। 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक नो टैक्स, 2.5 लाख रुपए से लेकर 4,90,000 चिल्ड्रन, 2,40,000 रुपए का गैप होता है। चिल्ड्रन 2,40,000 का गैप होगा, जिस पे 5% कितना बनेगा, 12,000। क्योंकि इसकी इनकम अगेन 5 लाख से कम है, तो इसे भी अंडर सेक्शन 87 12,500 रुपए का टैक्स में डिस्काउंट मिलेगा और इसे भी भारत सरकार को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है मिस्टर जेड की। 0 से लेकर 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना, 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की इनकम पे बच्चों टैक्स कितने परसेंट का मैंने बताया आपको, 5%। और 5 लाख से ऊपर इसकी इनकम 5,10,000 है, तो सर इस पे कितना टैक्स लगेगा, 5 लाख से 10 लाख तक के ब्रैकेट पे 20% है, और 10 लाख से ऊपर आप जितना भी कमाएंगे उस पे 30%। तो ये जो बीच का 10,000 रुपए है चिल्ड्रन, इस 10,000 पे इसको 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां पे टैक्स आएगा 12,500 प्लस यहां पे टैक्स आएगा 2,000। कितना हो गया चिल्ड्रन, 12,500 प्लस 2,000 इज व्हाट, 14,500। क्योंकि इसकी इनकम 5 लाख से ऊपर चली गई है, तो इसको इस तरीके का कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, प्लस 4% का ईसेस देना पड़ेगा। ईसेस मतलब एजुकेशन सेस, गरीब बच्चों की पढ़ाई वगैरह पे जो पैसे खर्च होते हैं 580 रुपए। तो टोटल ये भारत सरकार को 15,080 रुपए का मत्था टेकेंगे। रूल में थोड़ी सी बेवकूफी भी है। बेवकूफी ये है, इस बेचारे मिस्टर जेड ने सिर्फ 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए इन कंपैरिजन विद एक्स एंड वाई, यस और नो, और उस 10,000 का खामियाजा क्या भुगतना पड़ गया, 15,000 बेचारे को टैक्स देना पड़ गया। इससे अच्छा तो ऑफिस में कुछ दिन छुट्टी ले लेता, तनख्वाह वगैरह कट जाती, इसको टैक्स भी कम देना पड़ता। बट गवर्नमेंट ने रूल बनाया तो फॉलो करना पड़ेगा, और ये बेनिफिट उन्हीं लोग को मिलता है जिनकी इनकम 5 लाख तक ही है। 5 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा अगर आप कमाते हैं चिल्ड्रन, तो आपको ऐसी कोई भी सेक्शन 87 की छूट नहीं मिलेगी। बात समझ में आई या नहीं? क्लियरली अंडरस्टूड चिल्ड्रन, क्लियरली अंडरस्टूड दीज थिंग्स? चलिए, तो आई वांट एवरीबडी टू प्लीज कॉपी दिस, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है। तो एग्जाम्पल फॉर मिस्टर एक्स, thereafter example for Mr. Y, and then children example for Mr. Z. Understood how tax is calculated? बच्चों समझ में आ गया सबको? और उसके बाद आप ये भी ड्रॉ कर लें कि टैक्सेशन का कैलकुलेशन कैसे होता है, और ये लिमिट का मतलब भी समझ में आ गया, डिस्काउंट बच्चों किसे मिलेगा? Children understood this, that who shall be eligible for discount? जिसकी इनकम एग्जैक्ट 5 लाख रुपए है या उससे कम, 5 लाख से ज्यादा है ऐसी कोई छूट आपको नहीं मिलेगी। बी क्विक टू दिस। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो ये बात सबको समझ में आ गई कैसे ये टैक्स का कैलकुलेशन होता है? चलो इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं।
चलो हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। द आंसर इज बाय गेटिंग वेरियस एग्जेम्पशंस विच आर अ प्रोसेस ऑफ टैक्स प्लानिंग। आई रिपीट चिल्ड्रन, विच आर अ प्रोसेस ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो आपको कम टैक्स देना पड़े, फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट ने ढेर सारी स्कीम्स बनाई हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि 5 लाख रुपए से आपकी ऊपर इनकम है तो आप टैक्स इतना ही पे करेंगे जितना मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं है। प्रॉपर अगर आपने टैक्स की प्लानिंग की हुई है चिल्ड्रन, तो 7-8 लाख रुपए तक आप कमाइए, आपको टैक्स बहुत कम देना पड़ेगा। कैसे? वेयर यू कैन इन्वेस्ट चिल्ड्रन, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, अंडर 80C से लेकर 80U तक बहुत ऐसे प्रोविजंस हैं कानून में जहां पे आप अपनी इनकम को कम कर सकते हैं और टैक्स से छूट पा सकते हैं। सबसे ज्यादा टैक्स की छूट की बात जो की गई है वो 80C में की गई है, बट मैं 80C के अलावा भी आपको और चीजें बताता हूं। यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन प्रोविडेंट फंड। यू मतलब आप भी और हम भी, जो पैसा कमाता है बेसिकली, जिसको टैक्स देना पड़ता है। प्रोविडेंट फंड अकाउंट तो कोई भी खोल सकता है, पर टैक्स बचाने के लिए ये सबसे ऊपर क्यों रखा गया है? जितना आप प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, जो मैक्सिमम बच्चों 1.5 लाख रुपए तक है, इससे ऊपर आप नहीं जमा कर सकते। इसके साथ साथ एवरी ईयर बच्चों जो इंटरेस्ट की अर्निंग होती है उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो प्रोविडेंट फंड बोले या पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोले, एक आम आदमी के लिए एक ही चीज है। बट अगर नौकरी पेशे वाले इंसान की बात की जाए तो प्रोविडेंट फंड की 2 डेफिनेशंस हैं। एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, एक एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड होता है। आप, मैं, कोई भी इंसान प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करे और छूट ले ले, बट अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो मेरा एम्प्लॉयर जो मेरे को सैलरी देता है उसके साथ कुछ पैसा एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम में डिपॉजिट भी करता है। सब मिला के 1.5 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन की लिमिट होती है। इतनी बातें समझ में आ गई? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप दीजिए, पेंशन प्लान में पैसा लगाइए, ऐसे म्यूचुअल फंड्स खरीदिए जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स खरीद लीजिए, जिसे आप डिबेंचर्स के नाम से भी जानते हैं, एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीद लीजिए। इन सब में मिलाकर चिल्ड्रन जो टोटल छूट है दैट इज 1,50,000। अब ये मत सोचिएगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 सर 6 जगह 1.5 लाख रुपए लगा दें तो 9 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सब मिला के 1.5 लाख रुपए की ही छूट मिलती है। इतनी बात सुनाई पड़ गई? इवन आपके पापा मम्मी जब टैक्स पे करते हैं तो जो आपकी स्कूल फीस का एलिमेंट है चिल्ड्रन, वो भी अंडर सेक्शन 80C इस 1.5 लाख के अंदर आता है और एग्जेम्प्ट होता है। अब बच्चे कहेंगे सर इससे ज्यादा अगर छूट चाहिए तो बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, परेशान मत होइए। 80D में मिलेगी। ये क्या है सर? ये है मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम पॉलिसी, किसी भी नाम से पुकार लीजिए आप इसको। यहां पे आप मैक्सिमम चिल्ड्रन 25,000 रुपए तक का अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं अपनी लाइफ पे या अपने फैमिली मेंबर्स की लाइफ पे, अपने पापा मम्मी की लाइफ पे, हेल्थ प्रीमियम की मैं बात कर रहा हूं, ये लाइफ इंश्योरेंस से अलग है। लाइफ इंश्योरेंस की छूट 80C में मिलती है 1.5 लाख तक मैक्सिमम, जो प्रीमियम पे किया गया या आपने प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाया वगैरह वगैरह। इसके अलावा 1.5 लाख से और सर और छूट चाहिए हमको, तो 80D में 25,000 रुपए तक की छूट आपको और मिल सकती है। सर मैं सिर्फ 22,000 प्रीमियम दे रहा हूं, तो भाई फिर 22 की छूट मिलेगी। सर मैं ना 28,000 प्रीमियम दे रहा हूं, 25,000 रुपए की छूट आपको मिल जाएगी। कैसे? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 7,90,000 रुपए आती है। सबको नजर आ रहा है बच्चों? नजर आ रहा है 790? अब किसी इंसान ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 1.5 लाख रुपए सब मिला के जमा कर दिया, तो आप 790 में 1.5 लाख रुपए लेस कर लीजिए, कितना बचेगा बच्चों? 6,40,000। फिर अगर कोई 22,000 रुपए प्रीमियम भर रहा है तो उसका 22,000 रुपए माइनस हो जाएगा। कोई 25,000 दे रहा है तो उसका 25 माइनस हो जाएगा।
और कोई 29,000 अगर प्रीमियम दे रहा है, -25 ही होगा। सरकारी लिमिट 25 तक है, उससे ऊपर छूट नहीं मिलेगी। तो 640 में आप माइनस कर दीजिए 25, कितना बचेगा? 6,15,000 रुपए। अब सर 6,15 में सर और कोई छूट? अरे भाई मेरी क्लास में तो छूट पे छूट मिलेगी, क्यों परेशान हो रहे हैं? नेशनल पेंशन स्कीम, आई रिपीट, नेशनल पेंशन स्कीम, टीयर 1 अकाउंट, दो तरह के अकाउंट इसमें खुलते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। मैं इसके ऊपर भी एक क्लास ले लूंगा, परेशान मत होइए। टीयर 1 अकाउंट में चिल्ड्रन, अगर टैक्स में छूट चाहिए तो मैक्सिमम 2 लाख तक की छूट है उन लोगों के लिए जिन्होंने 80C की छूट का फायदा नहीं लिया है। आई रिपीट चिल्ड्रन, जिन्होंने 80C की छूट का फायदा नहीं लिया है। बट जो 80C में 1.5 लाख रुपए की छूट ले चुके हैं, तो उन्हें और कितनी छूट मिलेगी? 50,000। तो 80C और एनपीएस मिलाकर 2 लाख की छूट टोटल होती है। अगर सिर्फ एनपीएस में 2 लाख रुपए जमा करके आप छूट क्लेम कर चुके हैं, सॉरी, फिर 80C की छूट आपको नहीं मिलेगी। खोपड़े में बात गई। और अगर आप 80C में 1.5 लाख की छूट ले चुके हैं और एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ही खुलता है, ऑफलाइन नहीं खुलता, 50,000 की छूट और ले लीजिए। सुनाई पड़ गई बात? तो 50,000 रुपए जरा माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे हिसाब से? 5,65,000 रुपए। इस पे आपका टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट होगी बच्चों। खोपड़े में बात गई या नहीं गई? गॉट इट क्लियर? तो भाई 1.5 लाख यहां बच गया, 50,000 यहां बच गया, 2,25,000 मेडिकल प्रीमियम दे के बचा लिए, 2.25 लाख रुपए टैक्स बचा कि नहीं बचा? सर और कोई तरीका? चलिए भाई, लोग बड़े भूखे होते जा रहे हैं, एक और तरीका बता देता हूं। बट ये तरीका सिर्फ नौकरी करने वाले लोगों के लिए है, ये बिजनेसमैन के लिए नहीं है, जो सोल प्रोप्राइटर हैं उनके लिए नहीं है। बट उनके भी तरीके बताऊंगा, परेशान मत होइए, कैसे वो लोग भी अपना टैक्स बचा सकते हैं। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं 7,90,000 रुपीज से। बच्चों 7,90,000 रुपए में सबसे पहले, ये पिछले 3 साल से लॉजिक अप्लाई हो रहा है, पहले होता था 2000 के पहले 15-20 साल इसको छुट्टी भेज दिया गया था, जाओ तुम छुट्टी एंजॉय करके आओ। स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये नौकरी पेशे लोगों को ही मिलता है। 7,90,000 में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया, तो बचा 7,40,000। अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख रुपए, अंडर सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मैक्सिमम 25, अंडर सेक्शन 80C सॉरी DCC1B है शायद, एनपीएस जिसकी हम बात कर रहे हैं, जस्ट स्लिप्ड आउट फ्रॉम द माइंड। 1.5 लाख रुपए की छूट आपको क्योंकि वहां पे मिल चुकी है, तो यहां मिलेगी कितनी चिल्ड्रन? मैक्सिमम 50,000। 2 लाख टोटल मिलनी है ना, तो जरा माइनस कर लीजिए। 7,40 में 2,25 को 5,15,000 रुपए आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जरा गणित अप्लाई करिए, कहीं मेरी गणित गड़बड़ तो नहीं है। 7,40,000 माइनस 2,25,000, 5,15,000 रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई। सर 5,15, सर 5 से नीचे होती ना तो फायदा मिल गया होता हमें भी XYZ की तरह। क्या फायदा मिलता है एक्स और वाई की तरह? नो टैक्स। अरे भाई मेरी क्लास में बैठे हैं ना, तो फायदा तो होगा ही होगा। 525 सॉरी 515 आएगा, 25 नहीं आएगा। 2,25 माइनस किया ना हमने, एकदम सही है। 2,25 माइनस किया ना भाई आपने। 7,40,000 में आप 2 लाख माइनस करिए तो 5,40 आता है, 5,40 से 25 माइनस करेंगे तो 5,15 ही तो आएगा। भाई मेरी क्लास में बैठे तो फायदा तो होना ही होना है। सर और क्या फायदा हो सकता है कि नो टैक्स देना पड़े? इसके लिए आपको लगभग 5,000 रुपए या 3,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सर कैसा फायदा होगा? पकड़ लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो आपकी आईटीआर फाइल करवाएगा, वो आपके कुछ एक्सपेंसेस दिखा दे। किस तरह के एक्सपेंसेस? लीगल चार्जेस, अकाउंटेंसी चार्जेस एंड ऑल। और वो ये दिखा दे कि हमने इन क्लाइंट्स का आईटीआर फाइल किया, हम साल भर
इनकी लिखा पढ़ी करते हैं और इस लिखा पढ़ी का ये हमें देते हैं खर्चा, क्योंकि हमने नौकर वगैरह रखे हुए हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा चलिए भाई, बात तो एकदम जायज हो रही है। तो अब फाइनली ये एक्सपेंसेस देने के बाद बच्चों आपकी इनकम कितनी आ गई? 495, क्योंकि 5 लाख से कम है इसलिए आपको सेक्शन 87 का बेनिफिट मिलेगा और आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो 7,90,000 वाले ने कितना टैक्स दिया गवर्नमेंट को? अंडा। कहानी समझ में आई? तो सरकार आपके साथ है चिल्ड्रन, प्रोवाइडेड आप नियम कायदे कानून को फॉलो करें। मैंने जानबूझ के 7,90,000 लिखा था सर, तो एक्सपेंसेस हमारा सी 1 लाख दिखा दे। अरे भाई, भगवान भी कुछ लेवल तक ही साथ देंगे आपका, ये नहीं कि कितनी भी चोरी चकारी आपका डाले। भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा इतना कमाते हो 7-8 लाख रुपए, कोई बहुत ज्यादा तो कमाते नहीं हो, लाख रुपए देते किस बात के हो सीए को? सिर्फ फर्जिफिकेशन करने के लिए, और कोई सीए रिस्क इतना बड़ा नहीं लेगा। 15-20 हजार तक तो देखने में जेन्युइन लगता है भाई, इतना खर्चा तो भाई हमने सीए से कंसल्ट किया, सीए कह रहा है भाई महीने का 1,000-1,500 रुपए एक आदमी को दे दो, हमारा जो इंटर्न है और तुम्हारा खाता भाई पूरा मेंटेन कर देगा। तो भाई ये तो थोड़ा जेन्युइन लगता है। अब आप बोले मैंने सीए को 2 लाख फीस दे दी, अरे कोई टाटा अंबानी हो क्या 2 लाख रुपए सीए को फीस दे दी जाके? तो लगता ही फ्रॉड और फर्जी है। अब बच्चे बोलेंगे सर फिर ये आप 3,000-5,000 किस चीज का खर्च करवा रहे थे? भाई सीए अपनी फीस तो कुछ ना कुछ लेगा ना। तो ये एक्सपेंसेस आपने लेस जरूर किए हैं, ये सिर्फ बुक्स में दिखाए गए हैं, रियलिटी में पे नहीं किए गए। रियलिटी में पे ये किए गए हैं। तो आपका टैक्स कम से कम बच गया कि नहीं बच गया? नहीं तो 5,15,000 में कम से कम आपको 17-18 हजार टैक्स देना पड़ता। 5,000 सीए की फीस देके 10,000 तब भी बचा लिया आपने। प्लस अबव ऑल सीए जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बड़े एग्जैक्ट तरीके से मेंटेन किए जाएंगे। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इनकम तो बहुत ज्यादा 20-25 लाख रुपए इनकम है, तो क्या किया जाए? अब बताना तो गलत है बट बता देता हूं, क्योंकि बात शुरू से चली आई है और मैं बार बार बोल रहा था कि बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। इसी को बच्चों बोलते हैं व्हाट? टैक्स अवॉइडेंस। ये क्या होता है सर? सरकारी नियम को इस्तेमाल तो किया, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे साफ साफ साबित हो रहा है कि कुछ नहीं, सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है अभी आपको पता लग जाएगा। ये वैसे तो इलीगल है बट इसको प्रूफ करना कोर्ट ऑफ लॉ में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसलिए हमारे टैक्स पेयर्स बच जाते हैं। सरकार भी कह रही है कोई बात नहीं, कर लो इतनी धांधलेबाजी, अल्टीमेटली पैसा तो हमारी स्कीम्स में लगाओगे ही ना, हमारे पास तो पैसा पहुंचेगा ही पहुंचेगा। करोगे तो कंट्री के अंदर ही इन्वेस्ट, बाहर थोड़ा चले जाओगे। तो इसे बोला जाता है टैक्स अवॉइडेंस। कैसे बोला जाता है? मान लीजिए मुरली एंटरप्राइजेस एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फर्म है चिल्ड्रन, समझ में आ गया? इन्होंने साल भर में सेल्स की हैं लेटस से 2 करोड़ रुपए की, और परचेज की थी मान लीजिए लेटस से 1,60,00,000 की। तो अल्टीमेटली इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा दैट वुड बी 40 लाख। बिजनेस के एक्सपेंसेस वगैरह काट दिए जाएं लेटस से 10 लाख रुपए के, तो फाइनल नेट प्रॉफिट कितना होगा? 30 लाख। तो 5 लाख तक की कहानी तो आपको क्लियर हो गई। तो 5 लाख तक इन्हें टैक्स देना है 12,500, 5 से 10 अगले 5 लाख पे टैक्स लगेगा 1 लाख, और 10 लाख के ऊपर, आई रिपीट चिल्ड्रन, 10 लाख के ऊपर टोटल इनकम 30 लाख है, 10 लाख के ऊपर इनकम जाएगी 20 लाख की, उसका 30% कितना हो गया? 6 लाख। तो टोटल 7,12,500 प्लस 4% का ईसेस लगेगा। तो जरा 7,12,500 पे 4% निकाल लें, ये 28,500 आता है चिल्ड्रन। तो टोटल भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा कितना बच्चों? कितना टैक्स देना पड़ेगा चिल्ड्रन? 741।
अब यहाँ पे आपके सीए साहब क्या सजेस्ट करेंगे? मुरली एंटरप्राइजेस के सोल प्रोप्राइटर कौन है? कौन है मिस्टर एम? दो फर्म्स का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए या तीन का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। एक मुरली एंटरप्राइजेस, एक मिसेस मुरली एंटरप्राइजेस और एक मास्टर मुरली एंटरप्राइजेस। सर मतलब एक पिताजी के नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, एक वाइफ के नाम है और एक 18 साल से बड़े बेटे के नाम है। भाई बच्चों सुनाई पड़ रही है बातें कि नहीं? जब भी सेल हो तो 80 लाख की सेल इसमें दिखाइए, उसके बाद 60 लाख की सेल इसमें दिखाइए और 60 लाख की सेल इसमें दिखा दीजिए। जो बाइंग करें वो दिखा दीजिए कि आपने लेटेस्ट से 1,60,00,000 की बाइंग की है तो 60 लाख की बाइंग इसमें दिखा दीजिए, 50 लाख की बाइंग इसमें दिखा दीजिए और 50 लाख की बाइंग इसमें दिखा दीजिए। जो खर्चे 10 लाख के हैं, 5 लाख के खर्चे इसमें दिखा दीजिए, 3 लाख का खर्चा इसमें दिखा दीजिए और 2 लाख का खर्चा इसमें दिखा दीजिए। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग वन बिजनेस यू हैव हाउ मेनी बिजनेसेस? 3। तो चिल्ड्रन यहां पे प्रॉफिट कितने का आ गया? 15 लाख। यहां पे प्रॉफिट आ गया 7 लाख और यहां पे प्रॉफिट आ गया 8 लाख। कॉपी दिस एग्जांपल वेरी क्विकली चिल्ड्रन, देन आई प्रोसीड फॉर। चलिए यस तो चिल्ड्रन इसके बाद सब लोग, चारों के चारों लोग एनपीएस में पैसा लगा रहे हैं, प्रोविडेंट फंड में पैसा लगा रहे हैं और कुछ ना कुछ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भी दे रहे हैं। मान लीजिए मुरली जी ने टोटल 2,15,000 रुपए की बचत कर ली। सुनाई पड़ी बात? इन्होंने लेटेस्ट से 2 लाख की बचत की और इन्होंने भी मान लीजिए 2 लाख रुपए की बचत कर ली। तो मुरली एंटरप्राइजेस का जो प्रॉफिट बचेगा 15 लाख रुपए में, वो बचेगा लगभग 12,85,000, जिसपे इनको टैक्स देना है और ये कुछ नहीं बचा सकते। मिसेस मुरली एंटरप्राइजेस में 7 - 2 कितना हो गया? 5 लाख। और यहां पे भी 8 - 2 कितना हो गया? 6 लाख। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई टैक्स का अमाउंट इन लोग का कितना कितना आएगा। तो भाई 0 से लेकर 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट, 2.5 से 5 लाख तक 12,500, 5 लाख से 10 लाख तक 1 लाख और इसके बाद 2,85,000 पे 30%, 85,500, 1,98,000 और प्लस 4%, टोटल 2,05,920 रुपए मिस्टर मुरली को टैक्स देना पड़ेगा। मिसेस मुरली पे तो कोई टैक्स नहीं आएगा और इन पे 6 लाख रुपए में टैक्स आएगा मुश्किल से मुश्किल। 0 से 2.5 लाख एग्जेम्प्ट है, 2.5 से 5 पे 12.5, 5 लाख से फिर आगे का 6 लाख, 1 लाख का गैप हुआ 20,000, 22,500 प्लस 4%, 23,400। तो दो लोगों ने मिला के कितना टैक्स दिया भारत सरकार को? 2,29,320। तो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब आपको बोलेंगे कि भाई फर्म्स का 3 हिस्सों में रजिस्ट्रेशन कराओ, 3 अलग अलग एड्रेसेस पे दुकान किराए पे ले लो और 3 अलग अलग एड्रेसेस पे नाम रजिस्टर कराने के बाद खाता भाई बनाओ। कहाँ टैक्स देना था चिल्ड्रन हमें? 741 और कहाँ देना पड़ा? 229। लगभग आप अगर बात करें तो 741 - 229, 5 लाख रुपए टैक्स आपने बचा लिया। इसे टैक्स अवॉइडेंस बोलते हैं। है तो गलत, बट इसे प्रूव करना किसी के भी बस की बात नहीं है कि आप इस तरह की धांधलेबाजी कर रहे हैं। है ये गलत। व्हाट इट क्लियर? क्योंकि वही बिजनेस करने वाला तो एक ही आदमी है ना, बट 3 लोगों के नाम पे रजिस्ट्रेशन करा के हमने ऐसा दिखा दिया। तो ये होता है लॉ में लूप होल ढूंढना। समझ में आई बात? कैसे आप कानून से बच सकते हैं। जैसे अगर मैं किसी को उकसाऊं किसी का मर्डर करने के लिए,
तो आईपीसी के तहत ये पनिशेबल ऑफेंस है, एबेटमेंट बोलते हैं इसको। गॉट इट क्लियर? बट मैंने इनडायरेक्टली उकसाया, डायरेक्टली नहीं, क्योंकि वो कोर्ट में साबित ना हो कि उकसाया गया है, तो जिसने मर्डर किया उसको तो पनिशमेंट मिलेगी, मैं बच जाऊंगा। जैसे हमारे ये पड़ोसी मुल्क में बैठे हुए जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, ये ट्रेनिंग देते हैं, ये डायरेक्टली पिक्चर में नहीं आते उकसाते हुए, ये सिर्फ लोगों को ट्रेन करते हैं, इनिशिएट करते हैं, एक्टिवनेस क्रिएट करते हैं कि जाओ इंडिया पे सो कॉल्ड वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करो, जैसे ट्रेनिंग करके कसाब को भेजा गया था यहाँ पे। तो ओरिजिनल जो इनके आका लोग थे उनके बारे में हमको कोई जानकारी है नहीं, और अगर है भी तो नेसेसरी हमारे पास वो नहीं है, एविडेंस नहीं है जिससे हम उनको बोलें कि उन्होंने ही इनको उकसाया था बेसिकली। खोपड़े में बात गई। तो दिस इज टैक्स अवॉइडेंस एंड पीपल डू इट। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट, इंटेलिजेंट पीपल मेक दीज थिंग्स डू। और भारत सरकार को पता है कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, 5 लाख रुपए टैक्स तुमने कम दिया ना, जो पैसा तुम्हारे पास बचा हुआ है उससे क्या करोगे? कार खरीदोगे। तो जब कार खरीदने जाओगे तो वहां पे 28% जीएसटी दे के आओगे ना। महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे, होटल में स्टे करोगे, वहां पे जीएसटी ले लेंगे 5%, 18%। तो कोई बात नहीं, इनकम टैक्स के नाम पे पैसा नहीं मिल रहा, इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे ले लेंगे। तो गवर्नमेंट इज नेवर एट अ लॉस बेसिकली। सबको ये बातें समझ में आ गई? सबको ये बातें समझ में आ गई बच्चों? पक्का? कंफर्म? तो इसको अपडेट कर लीजिए वेरी क्विकली। फिर अपनी तीसरी बात पे चलते हैं जिसको हम बोल रहे थे टैक्स एवेजन। इस पे तो पक्का जेल भी होती है। तो टैक्स प्लानिंग इज एकदम सही तरीके से कानून को इस्तेमाल करके अपने इनकम पे कम टैक्स देना। टैक्स अवॉइडेंस इज लूप होल सिस्टम में निकालिए, उस लूप होल से कुछ टैक्स कम पे करिए। अगेन है गलत, बट प्रूव नहीं हो सकता। टैक्स एवेजन ये तो बहुत ही गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत। टैक्स एवेजन का मतलब आपने पैसे तो कमाए बट गवर्नमेंट को बताया नहीं। सो इन दैट केस गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि आपके पास पैसे हैं, इनकम है जिस पे आपको टैक्स देना था बट आपने नहीं दिया? तो दिस टैक्स एवेजन इज अ परफेक्ट रॉन्ग थिंग चिल्ड्रन। दिस इज सिंपली कॉल्ड एज हाइडिंग, और कानून की भाषा में बात करें तो कंसीलिंग द इनकम। अपनी इनकम को छुपाना इज नोन एज टैक्स एवेजन बेसिकली। गॉट इट? इसके लिए आपको एज पर इनकम टैक्स एक्ट सजा भी मिलती है, कुछ केसेस में यहां पे क्राइम भी माना गया है इसको। और अगर आपकी ऐसी इनकम पकड़ी जाती है जिसपे आपने टैक्स नहीं दिया, तो उस पे जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है 30%, वो चार्ज होगा, प्लस असेसिंग ऑफिसर के स्टेटमेंट के अनुसार मैक्सिमम उसके ऊपर 200% तक की पेनल्टी भी लग सकती है। तो किसी के पास मान लीजिए 10 करोड़ रुपए पैसा मिल गया जिसपे उसने आज तक टैक्स नहीं दिया, तो भारत सरकार कहेगी 3 करोड़ तो टैक्स हो गया प्लस 6 करोड़ रुपए पेनल्टी, टोटल तुम्हें कितना पे करना है? 9 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए छूट दे देंगे आपको। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो जैसे डीमोनेटाइजेशन पे काफी लोगों के पास से पैसा पकड़ा गया, अप टू मैक्सिमम 85% ऑफ देयर मनी वाज सीज्ड चिल्ड्रन, और जो बाकी 15% बचा वो भी उनको मिलेगा नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होगा पैसा। 7 साल के बाद वो पैसा आपको वापस लौटाया जाएगा, और कुछ केसेस में इंटरेस्ट भी नहीं देती सरकार आपको। मतलब प्रिंसिपल मनी आपको 7 साल बाद वापस मिलेगा, जब तक उसकी वैल्यू भी हाफ ही हो चुकी होगी एक तरह से। सुनाई पड़ गई बात? तो टैक्स प्लानिंग करिए, अवॉइडेंस को अवॉइड करिए, इवेजन तो भूल के मत करिएगा, नहीं तो फिर जेल जाना पड़ सकता है इसके लिए। तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन? पक्का? तो इवेजन का मतलब सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? चलिए अपडेट दिस एंड पुट योर हैंड्स अप। चलिए, पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज टैक्स सेविंग? तो अगर मेरी आप बात माने तो आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट उस दिन खुलवा लीजिएगा जिस दिन आपकी उम्र 18 साल हो जाए। सर उससे पहले नहीं खुलवा सकते? खुलवा सकते हैं, फायदा नहीं मिलेगा किसी को भी। हाँ, एक फायदा जरूर मिलेगा, आपके पापा या मम्मी अपनी इनकम में से आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में पैसा जमा करवा दें। एडवांटेज एक है, इस पैसे को वो अपने नाम पे किसी और स्कीम में भी जमा करवाएं। प्रोविडेंट फंड में तो उन्होंने बेनिफिट ले लिया 1.5 लाख का, बट अब उसके बाद का 1.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी पैसा है वो कहीं एफडी भी करवाएंगे ना, तो उस एफडी के इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा।
आपके नाम पे अगर आज भी प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुल जाता है तो एटलीस्ट जो उस पे 7% के आसपास का इंटरेस्ट है, अभी 6.65 है, इंटरेस्ट के पैसे पे टैक्स नहीं लगता। ये फायदा एक हो सकता है, बट ये कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता। बेसिकली प्रोविडेंट फंड में एडवांटेज उसी 1.5 लाख रुपए का ज्यादा है, जिसपे आपका 40-50 हजार रुपए टैक्स बच जाता है। समझ में आ गया? बट अगर आप प्रोविडेंट फंड अकाउंट अपना खुलवाना चाहते हैं तो अवश्य खुलवाएं। 11 में, अगले साल 12th में हो जाएंगे, 18 साल उम्र भी हो जाएगी। उसके बाद से तो सर अगर हम कमाएंगे तो हम अपने नाम पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और हमारा टैक्स बच जाएगा। गॉट इट क्लियर? तो कर सकते हैं जल्दी, अर्ली एज पे। अगर प्रोविडेंट फंड अकाउंट मान लीजिए आज आपने खुलवा लिया 18 साल की उम्र में, 15 साल का मिनिमम टाइम पीरियड इस पे सबको पता है, तो जब आपकी एज 33 ईयर्स होगी आपके पास अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे अपनी लाइफ को थोड़ा सेटल करने के लिए। कहीं 25 साल की उम्र में अगर आपने अकाउंट खुलवाया तो ये 7 साल का जो टाइम गैप है ये आपको आगे और वेट करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो इसलिए प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवा सकते हैं जब 18 साल के हो। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में किसी को नहीं बोलता इन्वेस्ट करने को, क्यों? टोटल पागलपंती की स्कीम है। आपका प्रिंसिपल अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है चिल्ड्रन, बट इंटरेस्ट का अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं होता, वो टैक्सेबल हो जाता है। तो इसलिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट उतना ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं है। इनमें से जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं सबसे अच्छा 80C में प्रोविडेंट फंड माना जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट पे भी टैक्स नहीं लगता। उसके ऊपर अगर आपको जमा कराना है तो यू कैन गो फॉर एनपीएस। सर एनपीएस को आप इतना भाव क्यों देते हैं? क्योंकि एनपीएस एक तरह का प्राइवेट म्यूचुअल फंड जैसे होता है, वैसे ही पब्लिक म्यूचुअल फंड है, समझ लीजिए। ये भी एचडीएफसी, एसबीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती हैं और पैसा मार्केट में ही लगाया जाता है। तो एनपीएस जो आपको रिटर्न्स देगा ना बच्चों, वो रिटर्न्स हमेशा म्यूचुअल फंड वाले देगा। इसलिए एनपीएस बहुत अच्छी चीज है। एक और चीज आपको टैक्स सेविंग में बताता हूं मैं, जो बहुत कम लोगों को पता है, अटल पेंशन योजना। और चिल्ड्रन, अटल पेंशन योजना, टैक्स का बेनिफिट मिलेगा इसमें भी। मैक्सिमम 5,000 रुपए पर मंथ पेंशन मिलेगी ही मिलेगी जब आपका 60th बर्थडे हो जाएगा। सर जमा करना कितना पड़ेगा ये बताइए? चलन, जमा करना पड़ेगा लगभग 220 रुपए पर मंथ से लेकर अराउंड 1200 रुपए पर मंथ। सर मतलब एज पे होता है। अगर आपने लेटेस्ट से 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना अकाउंट खुलवा लिया तो 220 रुपए महीना अगले 42 ईयर्स तक देना है। 40 साल की उम्र में अगर आपने अटल पेंशन योजना अकाउंट खुलवाया तो 1186 या 96 रुपीज है, ये आपको अगले 20 साल तक देना पड़ेगा। अब लोग पूछते हैं सर बीच में वो इंसान टपक गया तो आपको 8.5 लाख रुपए, आपको नहीं मतलब जिसकी डेथ हो जाएगी उसके नॉमिनी को 8.5 लाख रुपए इंश्योरेंस का सम अश्योर्ड मिल जाएगा। गॉट इट क्लियर? और जो डिपेंडेंट होगा उसको भी ये पेंशन की रकम हर महीने मिलेगी। 1,000 रुपए महीना पेंशन भी है, 2,000 भी है, 3,000 भी है, 4,000 भी है, 5,000 भी है। गॉट इट क्लियर? तो मैं तो भाई हमेशा हाईएस्ट देख के चलता हूँ, चाहे मार्क्स हो चाहे पैसा हो। तो मेरी एज तो क्योंकि 40 प्लस है तो आई कांट गो फॉर दिस स्कीम। सो लास्ट ईयर आई टुक द स्कीम फॉर माई वाइफ, एट दैट टाइम शी वॉज 39। तो 1196 रुपी एवरी मंथ gets automatically deducted from her savings account, and when she'll approach her 60th birthday 5,000 रुपए महीना टिल डेथ, बच्चों टिल डेथ पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। समझ में आ गई बात? और उसके बाद ये आपको सम एश्योर्ड का भी बेनिफिट मिल जाता है इसी में। तो ये अटल पेंशन योजना भी एक अच्छी स्कीम है। बट गवर्नमेंट ने जब देखा कि इस स्कीम में बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो 1 अक्टूबर 2022 पे इस स्कीम में लगा दिया गया एक रेस्ट्रिक्शन। क्या रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया? जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल है वो इस स्कीम को ले ही नहीं सकते। गवर्नमेंट ने कहा बड़े लोग चले आ रहे हैं, पहले कोई ले नहीं रहा था इस स्कीम को, तो गवर्नमेंट ने कहा चलो पैसा कैसे खींचा जाए, तो लोगों को ऑप्शन दिया। अब जब लोगों को पता लगा गारंटीड है, सरकारी स्कीम है और गारंटीड भी है, मार्केट लिंक नहीं है, ये गारंटीड है, लोग पागल की तरह पैसा लगा रहे हैं, जो रिच कम्युनिटी है वो भी पैसा लगा रही है। गॉट इट क्लियर? तो गवर्नमेंट के भैया पैसा बहुत आ रहा है, हम इतना दे ना पाएंगे, तो इन दैट केस वी शुड नॉट टेक द बर्डन ऑन आवर हेड। तो 1 अक्टूबर 2022 के बाद खुलवाए गए खाते अगर टैक्सेबल हैं तो गवर्नमेंट उनका पैसा वापस कर देगी, वो डिपॉजिट गवर्नमेंट नहीं लेगी। बट पहले जो लोग खुलवा चुके हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है।
गॉट इट क्लियर? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब अगले साल आप 18 साल के हो जाएंगे, कृपया करके अटल पेंशन योजना खाता खोल दें। क्योंकि जब कल को आप बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, आपको उम्मीद नहीं है बट मेरे को पूरी उम्मीद है 110% आपकी इनकम टैक्सेबल ही होगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की नॉन टैक्सेबल डेफिनेशन है 5 लाख। 40,000 रुपये महीना, 30-40,000 तो कोई भी कमा सकता है। पहले से आपका अकाउंट जब खुला रहेगा तो आपको कैंसिलेशन का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गई बात? तो अटल पेंशन योजना जरूर खुलवा लीजिएगा। और अगर आपके कोई जान पहचान वाले हो जिनकी उम्र 40 साल से कम हो, 40 साल के बाद ये अकाउंट खुलता नहीं है, ओके, या उनकी इनकम 40 साल से, उम्र भी कम है 40 से कम, और इनकम अभी उनकी टैक्सेबल लिमिट से नीचे है, बट आने वाले टाइम में हो सकता है कोई एमबीए कर रहा है, मान लीजिए सीए कर रहा है, कल को तो अच्छे पैसे कमाएगा, लाखों करोड़ों रुपए, तो टैक्सेबल हो जाएगा, तो खाता ही नहीं खुल पाएगा। अब आप कहेंगे सर 5,000 महीना होता क्या है, कल को मिलेगा पैसा? कुछ नहीं होता है। अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, नाती पोतों को हर महीने 5,000 दे दीजिएगा, पॉकेट मनी की तरह खुश हो जाएंगे वो लोग। ओके, और 5,000 रुपए में दाल चावल तो आएगा ही आएगा, चाहे अगले 10 साल आता रहे। ओके, तो सबको समझ में आ गया? अटल पेंशन योजना का फायदा एज वालों को है, अमाउंट उसे कोई उतना बेनिफिट नहीं है। अब ऑल चलिए मान लीजिए अमाउंट की भी चाहत कम है, इंश्योरेंस भी तो है उसी के अंदर, पेंशन भी मिलेगी, निपटने पे इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड भी मिल जाएगा। ओके, तो एवरी पर्सन लेस देन द एज ऑफ 40 ईयर्स स्टेटस लगा दीजिएगा व्हाट्सएप पे, अटल पेंशन योजना अकाउंट खुलवा लीजिए। किसी भी बैंक में चले जाइए, ऑनलाइन खुद भी खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक, तो ये चीज मैंने बहुत धमाकेदार आपको बताई। अटल पेंशन योजना का ऐप कैसे काम करता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन, आपको नजर आएगा एपीवाई, जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन। अटल पेंशन योजना, चलिए चलो, नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे? चलन नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे? यस सर। चलिए, ये प्राण जब तक निकल जाएंगे तब तक पैसा मिलेगा, इसलिए प्राण है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। अभी ये मैंने क्लिक किया हुआ, इस पे ओटीपी आएगा, तो आई एंटर दैट ओटीपी एंड यूल सी टू इट कि आपका पैसा यहाँ पे HDFC जैसी ऑर्गेनाइजेशन ही मैनेज करते हैं। देखिए आगे ना 351364, तो ये ऑनलाइन ही ऐप के थ्रू भी अकाउंट ओपन हो जाता है। फिर एक डिटेल आएगी जो बैंक से कंफर्म करनी होती है आपको, और नहीं तो आप किसी भी बैंक में जिसमें आपके पापा मम्मी का अकाउंट हो। ये देखिए चिल्ड्रन, 14,842 नजर आ रहा है अटल पेंशन योजना। अब यहाँ पे आपको LIC नजर आ रहा होगा, UTI नजर आ रहा होगा, SBI नजर आ रहा होगा। सर ये क्या है? जब हम हर महीने पैसे देते हैं तो ये पैसा इन 3 लोगों के पास चला जाता है, और ये 3 लोग मार्केट में उसे इन्वेस्ट करते हैं। अब आप बोलेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे मार्केट बेस्ड नहीं है, मैं अभी भी वही बोल रहा हूं, बट आपको पता लगता रहता है कि आपका पैसा इस समय है कितना एज सच। कल को रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगी आपको सो कॉल्ड पेंशन गारंटीड। देखिए रिसेंट कंट्रीब्यूशन पे क्लिक किया तो पता लग जाएगा कि कितना हर महीने इन्वेस्ट हो रहा है। ऐप इज टेकिंग सर्टेन टाइम। ये देखिए 1196 1196 1196 हर महीने कटा है चिल्ड्रन। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नजर आ रहा है? चलो नजर आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 इन्वेस्टमेंट्स हो चुके हैं। तो आप 1196 को जरा 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1200 इंटू 5, नजर आया बच्चों? 6,000 होता है। अभी मत सोचिएगा मेरा 6,000 14,000 हो गया, इन्वेस्टमेंट और पहले से चल रहा है। ये रिसेंट 5 ही दिखाता है आपको। ओके, टोटल कंट्रीब्यूशन ये नहीं दिखाएगा। देखिए इसमें आपको APY अपग्रेड और डाउनग्रेड नजर आ रहा होगा। तो मैंने अपग्रेड का बटन जब दबाया तो ये पूछेगा कि पेंशन का अमाउंट कितना होना चाहिए। अब लोग कहेंगे सर इसको और बढ़ा दीजिए, बढ़ नहीं सकता, मैक्सिमम जो लिखा हुआ है वही रहेगा। दैट इज 5,000 से कम कर सकते हैं इसको, बट बढ़ा नहीं सकते। एनी डाउट्स टू एनीबडी? लोग समझ गए कैसे APY अकाउंट खुलता है, कैसे आप उसका डिटेल देख सकते हो? चलिए, तो इट्स अ गुड स्कीम टू इन्वेस्ट इन। तो आप में से काफी बच्चे हैं जो अगले साल 2024 में 18 साल के हो जाएंगे। हाँ, आप 18 साल से स्टार्ट करेंगे तो अगले 42 ईयर्स आपको मंथली कंट्रीब्यूशन करना है। प्रीमियम नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं है आपका। ये जो 8.5 लाख रुपए, ये तो आपको एक तरह का कंटिजेंट इंश्योरेंस मिलता है इसमें।
ओके ये नहीं कि आपकी उम्र 60 साल होगी तो इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, वो डेथ पे ही मिलेगा इंश्योरेंस, वरना नहीं मिलेगा। ओके अगर आपने 35 साल की उम्र में खुलवाया तो 25 साल तक पैसा देना है। 35 साल की उम्र में अकाउंट खुलवाएंगे, मंथली कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। 18 साल की उम्र में खुलवाएंगे, मंथली कंट्रीब्यूशन कम होगा। गॉट इट क्लियर? इट्स अ गुड स्कीम ओवरऑल, क्योंकि एक तो आपको ये फिक्स 5,000 देगी ही देगी, प्लस इंश्योरेंस का भी बेनिफिट आपको मिलेगा। एंड अबव ऑल आने वाले 6-8 साल के बाद व्हेन यू विल बी इनटू जॉब एंड ऑल चिल्ड्रन, ये अकाउंट आप खुलवा ही नहीं पाएंगे। रीजन बीइंग आपकी सैलरी अर्निंग्स, बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग्स इतनी ज्यादा होंगी कि आप रूल से ही बाहर हो जाओगे। तो अभी तो एज के हिसाब से एंट्री मार लोगे, और 18 साल में कौन सी कमाई आपकी चालू होने वाली है। तो अकाउंट एक बार खुला रहेगा तो बेनिफिट मिलता रहेगा। ओके चलिए, हाउ टू बिगिन इन्वेस्टिंग सबको पता है भाई। पैन कार्ड चाहिए, पासपोर्ट कॉपी अगर है तो ठीक है, नहीं तो आधार कार्ड चलता है, डीएल भी चलता है। एड्रेस प्रूफ के लिए यूटिलिटी बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल। बट अगर आपके पास पैन और आधार है तो पैन से पर्सनल आइडेंटिटी और आधार से एड्रेस भी मिल जाता है। तो ये दो चीज अगर आपके पास है, केवाईसी फॉर्म आपको भरना है, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी है जहां से पैसे जाएंगे और कल को जहां पे पैसे आएंगे, एंड यू कैन इन्वेस्ट। गॉट इट? कहां कहां पे आप इन्वेस्ट करें, और अगर कभी आपको कोई डिस्प्यूट का सामना करना पड़े तो आप किससे एडवांटेज ले सकते हैं, ये लिखा हुआ है। शेयर्स और सिक्योरिटीज के केस में सेबी या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, डिबेंचर्स के केस में आरबीआई या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट में फॉरवर्ड्स मार्केट कमीशन जैसा आप कुछ नहीं है, इट इज सेबी ओनली। फॉरेन एक्सचेंज में आईआरडीए, सॉरी आरबीआई। इंश्योरेंस में आईआरडीए, म्यूचुअल फंड्स में सेबी भी है, एम्फी भी है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सहारा, मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, श्रीराम ग्रुप, कुबेर ग्रुप, इन सब कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आरबीआई के साथ साथ सेबी भी हेल्प करता है। जब स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी की लिस्टिंग होती है तो सेबी, मल्टीपल कंपनीज का एक साथ अब्जॉर्प्शन हो गया, अमलगमेशन हो गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपकी हेल्प करता है। तो ये बातें सबको समझ में आई चलन? पक्का? चलिए, तो दिस टेक्स्ट हैड समथिंग मच बेटर इन कंपैरिजन विद पॉकेट मनी प्रोग्राम। ओके, कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आस्क, एल्स वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास।